गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जानेंगे कि मेडिवल जो एज है उसमें किस तरह के ड्रास्टिकल चेंज हुए, किस तरह से जो चेंज हुए थे उनको हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही हमें शो हो रहा है कि ये जो चेंजेस हैं उनको ट्रेस करने का एक चैप्टर है, जिसके अंदर हम जो 1000 ईयर एरा था, 1000 ईयर एरा का मतलब जो मेडिवल एज थी उसके अंदर किस तरह से चेंज हुए उन चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer अल-इदरीसी। कि आपको थ्रो आउट करना है, एक बार देखना है मैप 1 और 2 को। जो मैप फर्स्ट है वो 1154 में, E.A. का मतलब होता है बच्चों कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब क्राइस्ट के बर्थ के 1154 ईयर बाद की बात हो रही है, जब जो मैप फर्स्ट है वो किसने बनाया था? एक अरब जोग्राफर अल-इदरीसी ने बनाया था। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोड्यूस्ड हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो यहाँ पर सेक्शन दिखाया गया है वो रिप्रोड्यूस किया गया है। रिप्रोड्यूस का मतलब जो अल-इदरीसी जी हैं उन्होंने क्या बनाया था? पूरे के पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया था, उसी में से रिप्रोडक्ट किया गया है, मतलब उसी में से निकाला गया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो मैप था उसको। ठीक है, इसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके लिए मे भी फैमिलियर ना हो, लेकिन ये किस चीज़ का मैप है? ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ पर जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है बच्चों, और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? इंडिया है। हालांकि ये उल्टा है, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट देखो, हम किसी भी बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि अल-इदरीसी जी को मैप बनाने नहीं आते थे, लेकिन उस टाइम के टेक्निक में और जो आगे टेक्निक आएगी उसमें बहुत फ़र्क हो गया था। फ़र्क हो गया था का मतलब ये अर्ली एज का टाइम है, ये ऐसा टाइम है जब लोगों को ज़्यादा नहीं पता था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जोग्राफिकल स्टडी इतनी नहीं होती थी। ठीक है, उनके बिहाफ पे ये बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमें नॉर्थ में मिलना चाहिए वो हमें साउथ में मिल रहा है, और जो हमारे साउथ में है, मीन्स हमारे साउथ में क्या है बच्चों? श्रीलंका, वो हमारे नॉर्थ में शो किया गया है। और आप कंपेयर कर सकते हो, श्रीलंका एक कितना छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा दिखाया गया है। ये क्यों है बच्चों? क्योंकि उस टाइम जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जो उस टाइम मेथड्स यूज़ होते थे वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं थे जितने कि आगे टाइम टू टाइम उनको वो इम्प्रूव होते गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों मैप 2 जो आगे हम देखेंगे वॉज मेड इन 1720। वो 1720 में बनाया गया था बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है बच्चों? अ पर्सन हु मेक्स मैप। जो आदमी मैप्स बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो जो हम आगे मैप देखेंगे वो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। उसके अंदर हम अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी थी, जो मेथड थी, वो कितना इन्हेंस हो गया था, कितना बढ़ गया था उस टाइम तक। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। कि दोनों के दोनों जो मैप है वो बिल्कुल डिफरेंस है, यद्यपि वो एक ही क्षेत्र के हैं। दोनों के दोनों किस क्षेत्र के हैं बच्चों? किस रीजन के हैं? इंडियन कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक है, इन अल-इदरीसीज मैप, अल-इदरीसी का जो मैप है जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। कि साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ हम सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए आज की डेट में? नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। और कहाँ दिखाया गया है? श्रीलंका को टॉप में एक आइलैंड के रूप में दिखाया गया है। प्लेस नेम्ड आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो प्लेस है उनके स्थानों के नाम किस भाषा में दिखाए गए हैं बच्चों? अरेबिक भाषा में दिखाए गए। यहाँ आपको दूसरा मैप दिखाई दे रहा होगा बच्चों, देखो आप इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। बहुत ज़्यादा फैमिलियर का मतलब जैसा आज के दिन
हमें हमारा इंडिया दिखाई देता है, उसी तरह का ये दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और मेथड बहुत इन्हेंस हो गए थे उस टाइम तक, और हर चीज़ को अप्रोप्रिएटली दिखाया जाने लगा था। अगर इसको भी हम आज के दिन से कंपेयर करें बच्चों, तो आज के दिन अगर हम मैप देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा श्योरिटी दिखाई देगी, इससे भी ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम डेवलप करती रहती है, इन्हेंस करती रहती है। ठीक है, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्ड लाइक कन्नौज इन द उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पर जो हमें सेकंड मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कन्नौज, जिसकी स्पेलिंग यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, मैप 2 के अंदर। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, कि पहले मैप से सेकंड जो मैप है उसका ड्यूरेशन का टाइम कितना चेंज है बच्चों? 600 साल बाद हुआ है। मतलब 600 साल में देखो आप कितना इम्प्रूव हो गया मैप की, जब हम मैप की बात करते हैं उस टाइम। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टिनेंटल हैज चेंज कॉन्सिडरेबली, कि जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में, वो कितनी बदल गई, कितनी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, दिस मैप सीम्स मोर familiar to us and the coastal area in particular is surprisingly detailed, कि जो ये सेकंड मैप है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमें हमारा कॉन्टिनेंट इसी तरह से दिखाई देता है, और जो पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल दिखाई गई है। क्यों यहाँ पर डिटेल कोस्टल एरिया की ज़्यादा बच्चों? क्योंकि ये एक नेविगेटर ने बनाया है। नेविगेटर का मतलब जो नाव चलाते हैं उन्होंने, तो उनका मेन रूट कहाँ होता था? जो कोस्टल एरिया होता था वहीं पे होता था। तो उन एरियाज़ के बारे में उन्हें अच्छे से पता था, अच्छे से जान पहचान थी, मतलब वहाँ के एरियाज़ के बारे में वो काफ़ी जानते थे। ठीक है, दिस नेम वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर और मर्चेंट ऑन देयर वोगाज। जो ये मैप है ये किसके द्वारा यूज किया जाता था बच्चों? जो यूरोपियन सेलर होते थे और जो मर्चेंट होते थे, उनकी यात्रा के दौरान ये मैप यूज किया जाता था। ठीक है, आशा कर रही हूँ आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट टू द टू पीरियड्स। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो कार्टोग्राफी है, जो कला है मैप बनाने की, वो इन दोनों पीरियड्स में अलग अलग थी। वाहिल हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जब कोई भी हिस्टोरियन किसी डॉक्यूमेंट को, मैप को, टेक्स्ट को रीड करता है, समझता है, तो वो सेंसिटिव होता है उसके हिस्टोरियल बैकग्राउंड को लेकर। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन चीज़ों जिस बिहाफ पे वो बने हैं, जो कॉन्टेक्स्ट हैं, वो अलग होंगे आज के टाइम से। ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट के बिहाफ में प्रोड्यूस की गई है, पास्ट में जैसे चीज़ें थी उस तरह से दिखाया गया है। हालांकि ये नहीं है कि पास्ट में श्रीलंका हमारे से ऊपर चला गया था या नॉर्थ में चला गया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम जितनी नॉलेज हो रही थी उसके अकॉर्डिंग अल इदरीसी ने बहुत अच्छा मैप बनाया था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मैप्स में से आता है अल इदरीसी का मैप, लेकिन क्योंकि उसके टाइम को देखना पड़ता है कि उसके टाइम के कंपेरेटिव उन्होंने कैसा बनाया, ये नहीं कि कैसा बना है। लेकिन जैसे हम किसी भी पास्ट की चीज़ को रिव्यू करते हैं तो उस टाइम की सिचुएशन को भी हम अपने चारों तरफ कंसंट्रेट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा बना था। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी का मतलब होता है एक वर्ड किस टर्म में यूज हो रहा है, किस बिहाफ में यूज हो रहा है, क्या उसका मीनिंग है उस टाइम। ठीक है, तो किस तरह से कोई वर्ड है उसकी, क्या किसी वर्ड की टर्मोलॉजी भी चेंज हो जाती है बच्चों, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इफ द कंटेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बिहाफ में कोई भी वर्ड जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो चेंज हो जाती है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, तो क्या होगा लैंग्वेज और मीनिंग्स का? आप लोगों को पता है बच्चों, लैंग्वेज टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। जैसे हमारी संस्कृत थी, उसके बाद अपभ्रंश बनी, उसके बाद खड़ी बोली, उसके बाद जो हमारे सामने रूप है वो हिंदी है। तो क्या हम संस्कृत और हिंदी को जब साथ साथ रखते हैं तो क्या एक जैसा पाते हैं बच्चों? बिल्कुल भी नहीं पाते, उनमें बहुत चेंज होता है। लेकिन क्यों होता है ये चेंज?
टाइम टू टाइम उसके मीनिंग में चेंज होता रहता है, उनकी चीज़ों में चेंज होता रहता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर। जो हिस्ट्री है वो एक वैरायटी है रिकॉर्ड्स की, जिसके अंदर लैंग्वेज टाइम टू टाइम बदलती रहती है, ईयर टू ईयर उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है, उसकी कंसिडरेबली बदलती रहती है। मतलब जिस बिहाफ में पहले जो चीज़ यूज हो रही थी, आगे किसी और बिहाफ में वो चीज़ यूज हो रही है। जैसे हम देखते हैं बच्चों, मेडिवल पर्सिया, जो मेडिवल पर्सिया था, मध्यकालीन जो फारस था, पर्सिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों? फारस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सिया, जो मॉडर्न पर्सिया है उससे वो डिफरेंट था, उससे वो अलग था। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। जो पर्सियन लैंग्वेज की यहाँ बात हो रही है बच्चों, तो जो डिफरेंस हुआ है वो ग्रामर और वोकेबलरी में ही नहीं हुआ है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज्ड ओवर टाइम, लेकिन जो वर्ड्स के मीनिंग है वो भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदुस्तान जो टर्म होती है, जो वर्ड होता है, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान को जब स्टार्ट किया गया तो किस बिहाफ में किया जा रहा था, लेकिन आज के दिन अगर हम हिंदुस्तान देखते हैं तो वो किस बिहाफ में देखते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज के दिन हम जब हिंदुस्तान देखते हैं तो किस बिहाफ में देखते हैं? इंडिया के बिहाफ में, कि पूरा का पूरा इंडिया क्या है? हिंदुस्तान है। इन मॉडर्न नेशन स्टेट, जो क्या है आज के दिन एक मॉडर्न नेशन स्टेट है हमारा, ठीक है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिहाज सिराज, किसने इंडिया हिंदुस्तान वर्ड का इन्वेंशन किया था? मिहाज सिराज नाम के एक क्रोनोलॉजर थे जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। उन्होंने किस बिहाफ में यूज किया था बच्चों? तो ये बताया जा रहा है कि जो पहले यूज किया गया था उससे हमारा आज के दिन जो हिंदुस्तान हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। ए क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन, मिहाज सिराज कौन है? जो पर्सियन भाषा में लिखाई करते थे, हिस्ट्री को लिखते थे। क्रोनोलॉजर क्या होता है बच्चों? जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उनका हिंदुस्तान से क्या मतलब था? पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है उसको उन्होंने क्या कहा था बच्चों? हिंदुस्तान कहा था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, कि उन्होंने क्या किया था? इसको एक ऐसे लैंड के रूप में जाना था, पॉलिटिकल सेंस के रूप में जाना था, जिस पार्ट के ऊपर दिल्ली सुल्तान जो थे उनका डोमेन था, उनका प्रभुत्व था, ठीक है। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, कि जो एरिया था वो जब शिफ्ट हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंडिशन था वो बढ़ा, उसके साथ बढ़ता चला गया, लेकिन इस एरिया में जो हिंदुस्तान था इस टर्म में कभी भी जो हमारा साउथ इंडिया है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अगर आज के दिन हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो साउथ इंडिया को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं बच्चों, ठीक है। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन जैसे 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को यूज किया तो किस बिहाफ में किया था बच्चों? क्या डिस्क्राइब करने के लिए किया था? ज्योग्राफी जो है हमारे देश की, जो फौना है, जो कल्चर है और जो इनहेबिटेंट हैं, जो यहाँ के निवासी हैं सब कॉन्टिनेंट को, उनको किस रूप में जाना था बच्चों? किस रूप में डिस्क्राइब किया था बाबर ने? हिंदुस्तान के रूप में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसा कि हम आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो। ये उसी तरह से है जो बाबर ने एक्सप्लेन किया, वो सिमिलर है जो अमीर खुसरो ने एक्सप्लेन किया था 14th सेंचुरी में। तो देखो बच्चों, 14th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में एक जैसा मीनिंग आपको शो हो रहा था। 14th सेंचुरी में किसने किया? अमीर खुसरो ने किया, और 16th सेंचुरी में किसने किया? बाबर ने किया, ठीक है। तो लेकिन अमीर खुसरो ने कौन सा वर्ड यूज किया था? हिंद यूज किया था, ठीक है। वाइल द एरिया ऑफ जोग्राफिकल एंड
कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, जो किस रूप में जाना गया था, जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल यूनिटी है, जो एक तरह से दिखाया गया है इंडिया को, उस रूप में हिंद को यूज किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे, लेकिन जो इंडिया हिंदुस्तान वर्ड है उसका पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं था, जैसा कि हम आज के दिन में देखते हैं, आज के दिन में उससे एसोसिएट करते हैं। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दैट यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन पास्ट। जो हिस्टोरियन आज के दिन किसी टर्म को यूज करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में जो वो टर्म यूज हो रही थी वो किसी डिफरेंट मीनिंग में हो सकती थी। ठीक है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम फॉरनर टर्म को लेते हैं। फॉरनर का मतलब विदेशी। ठीक है, जो हमारे देश के नहीं है आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो। ठीक है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समथिंग हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज के दिन हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं इस टर्म को, जो इंडियन नहीं है उस रूप में। ठीक है। इन द मेडिवल पीरियड, लेकिन जो मेडिवल पीरियड था, जो मध्यकालीन पीरियड था, अ फॉरनर वाज एन स्ट्रेंज हु अपीयर्स से इन द गिवन विलेज। फॉरनर क्या होता था उस टाइम में, कोई भी अजनबी हो सकता था जो पहले उस एरिया में नहीं देखा गया, जो पहले उस एरिया में नहीं रहता था। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो ऐसा आदमी हो सकता था जो उस सोसाइटी या उस कल्चर का पार्ट ना हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। हिंदी में हम उस आदमी को क्या कहते हैं, परदेसी कहते हैं, जो बाहर का है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड इन पर्शियन अजनबी, और हम पर्शियन भाषा में क्या कहते हैं, अजनबी कहते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनर। तो किसी सिटी ड्वेलर्स के लिए, जो सिटी के अंदर रहता है, उसके लिए फॉरेस्ट में रहने वाले उसके लिए फॉरनर हो सकते हैं। बट टू पीजेंट्स लिव इन द सेम विलेज, लेकिन अगर दो किसान एक ही विलेज के अंदर रह रहे हैं, वर नॉट फॉरनर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, परदेसी नहीं है, फॉरनर नहीं है। इवन दो दे माइट हैव हैड डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट बैकग्राउंड, यद्यपि उन दोनों के रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि एक ही एरिया में रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, फॉरनर नहीं है। लेकिन आज के दिन अगर हम देखते हैं, हमारे इंडिया से बाहर का जो कोई भी आदमी होगा उसको हम फॉरनर डिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चों, तो आगे हम देखते हैं हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्ट्री को जानने वाले हैं और जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, जो जिन चीज़ों से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है, उन चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जो हिस्ट्री जानने वाले लोग हैं, मतलब जो हिस्ट्री क्या बोलते हैं उनको, हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का यूज करते हैं और उनके बारे में पता करते हैं। पास्ट की जब चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हैं उसके लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, किस तरह की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना, कि पिछले साल आप लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी और जो हर्षवर्धन डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक, इस बुक में वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 to 1750, कि इस बुक में हम उससे आगे का 100 ईयर का जो स्पेल है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको रीड करेंगे, जो कब से कब तक है, 700 से 1750 ईसा तक है बच्चों। ठीक है। You will notice some continuity in the sources used by the historian for the study of this period. आप लोगों को कुछ कॉन्टीन्यूटी भी दिखाई देगी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब एक जैसे सोर्सेज आप लोगों को हिस्टोरियन रिव्यू करते दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे वो किस तरह के हो सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है 6th क्लास में, कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिससे हमें हिस्ट्री रिवील करने में आसानी होती है। दे स्टिल रिले ऑन, वो किस चीज़ पर विश्वास करते हैं बच्चों, कोइंस के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस,
आर्कियोलॉजी एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। ये जो वो चीज़ें होती हैं जैसे कोइंस है, इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है बच्चों, जो वहाँ की बिल्डिंग्स के रिमेनिंग मिले हैं उन चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर हम आज भी विश्वास करते हैं। बट दिस इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत तरह की डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नंबर हैं, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हम रिव्यू कर रहे थे, उनके नंबर टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड ड्रास्टिकली चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं, बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं बच्चों, क्योंकि अवेलेबिलिटी उन सोर्सेज की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, दूसरे टाइप्स में बदल जाते हैं। जैसे पहले क्या होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, आज के दिन क्या होते हैं, प्रिंटेड प्रेस होती है, प्रिंटेड पेपर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। थ्रू द पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जो पेपर है टाइम टू टाइम वो सस्ता होता चला गया और ज़्यादा अवेलेबल होता चला गया, सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता चला गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले बहुत कम पेपर होते थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। लेकिन आज के दिन अगर हम देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ टन एक ही दिन में अगर पेपर को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के दिन वो ज़्यादा चीपर भी है, ज़्यादा वाइडली अवेलेबल भी है, ठीक है। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्सेस, chronicles of rulers, letters and technique of teaching of saints। उसके अंदर क्या लिखा जाता था बच्चों, होली टेक्स्ट लिखे जाते थे, राजाओं का इतिहास लिखा जाता था। क्रोनिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इतिहास होता है, ठीक है। लेटर्स लिखे जाते थे और जो सेंट्स होते थे, जो साधु होते थे, उनकी टीचिंग्स को लिखा जाता था। पेटिशन हो सकती थी, वो पेटिशन क्या होती है बच्चों, जबकि कोई अपील हम दायर करते हैं उसको पेटिशन बोला जाता है। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, और कोई भी न्यायिक रिकॉर्ड भी हो सकता था वो, ठीक है। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेज, और किस चीज़ के रजिस्टर होते थे, टैक्सेज के और अकाउंट के रजिस्टर होते थे। उस टाइम की पहले की बात हो रही है बच्चों ये, ठीक है, जब चीपर नहीं था, तब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी उन्हीं के लिए क्या किया जाता था, पेपर का यूज किया जाता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, क्योंकि वो हाथ से लिखी होती हैं, अगर हाथ से लिखी होती है तो क्या होता है बच्चों, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कैसे लोगों के पास होती हैं, वेल्दी पर्सन, जो वेल्दी होते हैं, रूलर होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं और टेम्पल्स होते हैं, उनके अंदर ही मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। वो कहाँ पर प्लेस की जाती हैं, लाइब्रेरी के अंदर या आर्चीव्स के। आर्चीव्स क्या होती है, संग्रहालय, संग्रहालय के अंदर उनको स्टोर करके रखा जाता है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लोट्स ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरियंस। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में, ठीक है। बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन वो भी इतने आसान नहीं है यूज़ करने के लिए, वो बहुत मुश्किल है कि उनका यूज़ किया जाए। वो हम देखते हैं कि क्यों यूज़ करना उनका मुश्किल है, क्यों उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो सब्सक्राइब कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाई हैंड। क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो जो स्क्राइब होते थे, स्क्राइब्स का मतलब होता है जो कॉपी करते हैं, ठीक है, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना होता था हाथ से ही। इफ़ यू हैव इवन कॉपीड योर ए फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आप लोगों ने कभी अपने फ्रेंड के होमवर्क को कॉपी किया हो, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। आप लोगों को पता होगा कि ये काम आसान नहीं है। Sometime you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। कई बार क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आती अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग और आप कोई अंदाज़ा लगा लेते हो, गैस कर लेते हो कि क्या लिखा हो सकता है। एज ए रिजल्ट देयर इज ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन योर कॉपी एंड योर फ्रेंड्स होमवर्क। तो ये क्या करता है,
बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस ला देता है आपकी कॉपी में और आपके जो फ्रेंड की कॉपी थी ओरिजिनल उसमें, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज इन द समटाइम सिमिलर, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो हाथ से हस्तलिपि लिखी होती थी किसी चीज़ के ऊपर, उनके साथ भी कई बार ऐसे हुआ। एज स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे वो लिपिक जो होते थे वो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स की, दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, उन्होंने भी कई बार स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, उसके अंदर छोटे छोटे चेंज किए। अ वर्ड हेयर एंड अ सेंटेंस देयर, पहले कभी वर्ड का चेंज हुआ, उसके बाद कभी सेंटेंस ही चेंज हो गए, ठीक है। दीज स्मॉल डिफरेंट ग्रो आवर सेंचुरीज ऑफ कॉपीज अनटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द, जो ये छोटे छोटे चेंजेस थे ये सेंचुरीज तक चलते रहे, सालों तक चलते रहे कॉपी करने के जो प्रोसेस था मैन्युस्क्रिप्ट्स का उसके अंदर, ठीक है। सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंटली डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर, जो सेम टेक्स्ट की मैन्युस्क्रिप्ट थी जो स्क्राइब की गई थी वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगी लास्ट में, ठीक है। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, यह एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अदर टुडे, जो ऑथर की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको हम बड़ी मुश्किल से आज के दिन में पाते हैं, ठीक है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर सब्सक्राइब, और हमें कौन सी चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो उनके बाद के जो लिपिक आए थे जिन्होंने कॉपी की थी उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली राइट। तो क्या करना पड़ता, जो हिस्टोरियन है उन्हें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन को पढ़ना पड़ता है ताकि अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या ओरिजिनली ऑथर ने लिखा होगा, ठीक है। ऑन ओकेजन ऑथर रिसीव्ड देयर क्रोनोलॉजी एट डिफरेंट टाइम, और कई बार क्या होता था एक ही ऑथर अलग अलग इतिहासों को लिख देता था। द 14th सेंचुरी क्रोनोलॉजर जियाउद्दीन बर्नी, जो जियाउद्दीन बर्नी थे 14th सेंचुरी के इतिहासकार, wrote his chronicle first in 1356 and the other version 2 years later, कि उन्होंने 1356 के अंदर पहला अपना इतिहास लिखा, जो उन्होंने इतिहास की बुक लिखी थी वो लिखी, और उसका जो दूसरा वर्जन था वो 2 साल बाद लिखी, ठीक है। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अनटिल द 1960s, कि जो सेकंड वर्जन था वो हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन जो फर्स्ट वर्जन था वो 1960s तक हमें पता ही नहीं चला कहाँ पर रखा हुआ है। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, ये एक जो लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन था उसके अंदर ही गुम रह कर कहीं रह गया था, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप बने उनके बारे में बताया जा रहा है बच्चों। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 70 to 1750, जो हम 1000 ईयर का ग्रुप एरा अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसे हम मेडिवल एज के नाम से जानते हैं, इज अ ह्यूज चेंजेस इन द हिस्टोरिकल लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्स ओवर द पीरियड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, एक लार्ज स्केल पर और एक वैरायटी में बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे जो हुआ था, ठीक है। एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, नए नए टाइम में नए नए जो पीरियड था उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई, जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील, जैसे कि पर्शियन व्हील होता है। पर्शियन व्हील क्या होता है बच्चों, इन इरिगेशन के अंदर पर्शियन व्हील का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों ने मे भी नहीं देखा होगा, ये रहट होता है। रहट का मतलब होता है बच्चों, जिस तरह से आज के दिन ट्यूबवेल होते हैं वो इरिगेशन का काम करते हैं, उस टाइम रहट से या पर्शियन व्हील से इरिगेशन का काम किया जाता था। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और वीविंग के अंदर किसका प्रयोग किया जाता था, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है बच्चों चरखा, ठीक है। एंड द फायर आर्म इन कम्बैट, और युद्ध के अंदर किसका यूज़ किया जाता था,
फायर आर्म का यूज़ किया जाता था, तोपों का यूज़ किया जाता था। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट, और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसमें नए नए फूड और नए नए पेय पदार्थ आए। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेंट आए वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट है बच्चों कि कौन सी न्यू फूड और बेवरेज हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। वो है पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, टी एंड कॉफ़ी। जो ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, हम इससे पहले इन चीज़ों से फैमिलियर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिवल एज का डेवलपमेंट हुआ इन चीज़ों से हम फैमिलियर होते चले गए। क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे, दूसरे देशों से आए थे हमारे देश के अंदर, वो अपने कल्चर के साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए लेके आए, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स कम अलोंग विद पीपल। आपको यह याद रखना होगा कि जो ये नई इनोवेशंस थी, ये नए जो आविष्कार थे टेक्नोलॉजी के अंदर भी और क्रॉप्स के अंदर भी, वो किसके साथ आए थे? आदमियों के साथ आए थे, जो लोग बाहर से आए थे। हु ब्रॉट अदर आइडिया विद देम एज वेल, और साथ साथ वो क्या लेके आए थे? नए नए आइडियाज़ भी लेके आए थे। एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंज। ये जो पीरियड था, ये किस तरह का पीरियड देखा गया बच्चों? जिसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंज हुए थे, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। हम जो चैप्टर आगे आएंगे उनमें इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वॉज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये एक ऐसा पीरियड भी देखा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों का झुंड जो होता था एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करता था नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई अवसरों की तलाश में, ठीक है। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इम्यून्स वेल्थ। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कव द ए फॉर्चून, और उनका भाग्य बनाने की एक कला, जो पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पर थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थी। उस टाइम की एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि जॉब्स थी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी जिसको वो कंज्यूम कर सकते थे अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा इरिगेशन लैंड था जिसको वो अपने हिसाब से ग्रो कर सकते थे, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वाज द राजपूत, अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र। जो एक इम्पोर्टेंट पीपल का ग्रुप था उस टाइम में, वो कौन सा था? राजपूत सा, जिसका ओरिजिनल नेम क्या होता है बच्चों? जो कहाँ से निकला है? राजपुत्र से निकला है। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, राजा का बेटा, ठीक है। द सन ऑफ रूलर, जिसका मतलब क्या होता है? राजा का बेटा, ठीक है। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, जब हम 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक की बात करते हैं, द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। हम इस टर्म को किस रूप में यूज करते हैं? एक वॉरियर्स का ग्रुप, एक योद्धाओं का ग्रुप, हु क्लेम अक्षत्रिय कास्ट स्टेटस। वो जो अपने आप को अक्षत्रिय कास्ट के स्टेटस के क्लेम करते थे कि हम अक्षत्रिय हैं, ठीक है। द टर्म इंक्लूड, इस टर्म के अंदर और कौन कौन इंक्लूड होते थे? नॉट जस्ट रूलर, इसके अंदर सिर्फ रूलर इंक्लूड नहीं होते थे, एंड चैप्टियन, और सरदार ही इंक्लूड नहीं होते थे, बट आल्सो सोल्जर। लेकिन कौन कौन और होते थे? सोल्जर जो होते हैं, एंड कमांडर और कमांडर, हु सर्व इन आर्मी इन डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो कहाँ पर काम करते थे? बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग मोनार्च थे उनकी आर्मी में सर्व कर रहे थे, ठीक है। ए सिविलियर कोड ऑफ कंडक्ट, उनका एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता था। एक्सट्रीमली वलर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, उनके अंदर क्या होती थी? वो बहुत ज़्यादा वलर होते थे और उनके अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती थी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? वफादारी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। वर द क्वालिटी एट्रीब्यूट टू राजपूत बाय देयर पोइट्स एंड ब्रेड्स, जो ये इनको क्वालिटीज़ दी गई थी, एट्रीब्यूट की गई थी, जो इनको
प्रदान की गई थी राजपूत को, ये किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम के जो पोइट्स होते थे और बर्ड्स होते थे। बर्ड्स का मतलब होता है बच्चों जो कोर्ट्स में जा जाकर गाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? भांड भी बोलते हैं। उस टाइम में हम क्या बोलते थे? इनको भांड बोलते थे। जो क्या करते थे? एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाते और इनके जो गुणगान होता था वो करते थे, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, सिख, जाट, अहोम्स एंड अक्षत्रिय, जो ये बाकी के ग्रुप थे जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और अक्षत्रिय, ठीक है, वो क्या आर आल्सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। उनके पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी उस एज में जो उनके पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बना देती है उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ये सभी क्या कर रहे थे? अपने आप को ज्वाइन कर रहे थे, मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे एज ए डायनेस्टी। जैसे राजपूत डायनेस्टी आप लोगों ने देखी, जाट देखी, मराठास देखी, सिख देखी, ठीक है। इन्होंने अपने अपने जो रीजन थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया और अपने को क्या कर लिया? इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअली क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। इस टाइम में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हुई फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्रॉप भी ज़्यादा मिले, क्रॉप की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको कंज्यूम करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था और जो एग्रीकल्चर थी उसको बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। इट चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन द सम एरिया एंड देन इन अदर। ये जो चेंज थे ये कुछ एक एरिया में बहुत जल्दी हो रहे थे और कुछ में उसके बाद हो रहे थे, ठीक है। चेंज इन दिस हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। जो ये चेंज हो रहे थे, जो फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, जो जंगलों के अंदर लोग रहते थे, हैबिटेट जो रहते थे, उनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से माइग्रेट करें, कहीं और चले जाएं, ठीक है। अदर स्टार्टेड टिल्टिंग द लैंड, जो बाकी बचे उन्होंने क्या शुरू कर दिया? टिल्टिंग द लैंड का मतलब होता है खेतों की जुताई शुरू कर दी, जो भूमि थी उसकी जुताई शुरू कर दी, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया एंड बिकम पीजेंट्स, और वो क्या बन गए? कृषक बन गए। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चैफ्टियंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और जो ये नए बने हुए पीजेंट्स थे, जो पहले क्या थे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके ऊपर किन चीज़ों का इफेक्ट हुआ, किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ बच्चों? जो रीजनल मार्केट्स थी, जो वहाँ की क्षेत्रीय मार्केट थी, सरदार थे, जो प्राइस थे, जो मोनेस्ट्रीज थी, जो टेम्पल्स थे, उन सब का, ठीक है। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो एक पार्ट बन गए जो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी उसका। एंड वर रिक्वायर टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। और उनको क्या करना पड़ा? बड़े बड़े टैक्स देने पड़े, बहुत बड़े बड़े टैक्स देने पड़े, और उन्हें सर्विस और गुड प्रोवाइड करने पड़े लोकल जो लॉर्ड थे उनको। जो लोकल लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं होता बच्चों, क्या होता है? जो रूलर होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंट एमर्ज अमंगस्ट पीजेंट, कि इसके अंदर एक सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस आ गया पीजेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पहले रह रहे थे उनकी कोई और व्यवस्था थी, किसी और तरह से वो रह रहे थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड थे। लेकिन फॉरेस्ट से आए थे, उनके पास छोटे लैंड थे और उनको टैक्स भी, जैसे टैक्स तो पहले वालों को भी पे करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत बड़े लैंड थे तो वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जो नए पीजेंट्स अभी बने थे उनके बीच में एक डिफरेंस आ गया, एक बहुत बड़ी खाई आ गई दोनों के बीच में। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी ने कब्जा जो किया वो मोर प्रोडक्टिव लैंड पे किया, उपजाऊ ज़मीन के ऊपर किया। अदर आल्सो केप्ट कैटल, जो बाकी थे उन्होंने क्या रख लिए? कैटल्स रख लिए। एंड सम कंबाइंड आर्टिसियन वर्क, और किसी ने कंबाइनली किसी आर्टिसन वर्क को अडोप्ट कर लिया, किसी और तरह के काम जैसे क्राफ्ट पर्सन होते हैं उस तरह के काम को अडोप्ट कर लिया। विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हो रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द लीन सीजन, लीन सीजन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा सीजन जब काम ना हो,
ऐसे टाइम के लिए उन्होंने क्या कर लिया, किसी ने कैटल रख लिया, किसी ने क्राफ्ट पर्सन का काम शुरू कर दिया, ठीक है, तराशी वगैरह का काम शुरू कर दिया, ठीक है। एज सोसाइटी बिकम डिफरेंटाइज, जब सोसाइटी इससे भी ज़्यादा डिफरेंट होने लगी, पीपल वर ग्रुपिंग इनटू जाति, जो पीपल थे ग्रुप करने लगे आपस में, और उनको कैसे जाना जाने लगा, जातीज के नाम से जाना जाने लगा। जैसे आज के दिन हम कास्ट जो देखते हैं, और सब कास्ट, और इससे नीचे भी सब कास्ट बनने लगी। एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और उनको किस के हिसाब से रैंक दिया जाने लगा, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से रैंक दिया जाने लगा। एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके जो उन्होंने काम धंधे चूज किए थे उनके आधार पर, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर उनको रैंक किया जाने लगा, उनको कैटेगराइज किया जाने लगा, ठीक है। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, लेकिन जो रैंक थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, और वो वेरी करती थी पावर के अकॉर्डिंग, इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ जातीज, जितने कंट्रोल किए गए थे जातीज के द्वारा। जैसे अगर आज के हम दिन देखते हैं बच्चों, तो जो बड़ी जातियाँ होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको रैंक कैसी मिली बच्चों, ऊपर की रैंक मिली। जिनके पास बहुत छोटा लैंड होता है उनको छोटी रैंक मिली। कई तो ऐसी जातियाँ होती हैं जिनके पास भूमि ही नहीं होती, जिनके पास लैंड ही नहीं होती, तो उनको रैंक कैसा मिला बच्चों, नीचे का रैंक मिला, ठीक है। ये तब की बात हो रही है जब जातियाँ एस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, लेकिन जो स्टेटस है जाति का वो भी एरिया टू एरिया चेंज होता रहता था, ठीक है। जातिज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, जो जाति थी उन्होंने अपने रूल बनाए, अपने रेगुलेशन बनाए, उनके जो मेंबर्स थे उनको कंडक्ट करने के लिए कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, ठीक है। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, ये जो रेगुलेशन थी इनको किसके द्वारा प्रभाव में लाया जाता था, एक असेंबली होती थी बड़े लोगों की, एल्डर्स का मतलब बुजुर्गों की एक असेंबली होती थी। डिस्क्राइब इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, उसको कई एरिया में किसके नाम से जाना जाता है, जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज, लेकिन जो जातियाँ होती हैं उनको विलेज के जो रूल होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय द चैफ्टियन, बहुत सारे ऐसे विलेज थे जिनको किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा था, सरदारों के द्वारा गवर्न किया जा रहा था, ठीक है। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, जब वो आपस में मिल जाती थी तो वो क्या बन जाते थे बच्चों, यूनिट ऑफ स्टेट बन जाते थे, स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, एक स्टेट की छोटी सी यूनियन बन जाते थे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज करते हैं, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। ओके बच्चों, बाय, गुड, हैव ए गुड डे।